नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों 2 बज चुके हैं, 2 बजे हमारा सेशन रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 40वां सेट हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर MCQ की फॉर्म में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि 40 टेस्ट, जैसा कि 40 सेट हमें लगाने थे, लेकिन एक अच्छी बात यह है दोस्तों, बोनस 10 सेट और हम करेंगे इसके। ठीक है, तो बोनस 10 टोटल, बोनस 10 सेट और यहाँ पर करेंगे इसके। और आप देखेंगे 50 टोटल सेट करेंगे, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करेंगे हम MCQ की फॉर्म में। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे। सेशन शुरू हो चुका है दोस्तों। सभी दोस्त अपने अपने दोस्तों को बुलाएंगे और सभी दोस्तों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि UPSC प्लस UPPCS दोनों ही एग्जाम्स की कंबाइंड तरीके से तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए यहाँ पर कोर्स लॉन्च हो चुका है। स्टडी IQ PCS के द्वारा क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्री मेंस, हर चीज़ का एक्सेस मिलेगा। और सिर्फ UPPCS की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी कोर्स है। डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए तो कोड लगाएंगे। उसी तरह से 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है पार्थ। और ये लॉन्च की गई है किसके लिए? जो UPPCS का एग्जाम होना है 14 मई को, उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। और इसमें आप देखेंगे आपको NCERT पर आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको PYQs पर आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपको टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस नहीं, कंप्लीट टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको करंट अफेयर के बोनस टेस्ट मिलेंगे और यूपी की स्पेशल जीके भी आपको देखने को मिलेगी। यूपी की स्पेशल जीके भी कराई जाएगी और NCERT पर आधारित है, PYQs पर आधारित है। तो काफ़ी एक अच्छा हेल्दी मिक्सचर रखा गया है जहां तक UPSC के एग्जाम की बात है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो वो भी ज़रूरी है PYQs का हमें अंदाज़ा रहे। और अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहिए तो दोस्तों याद रखेंगे कोड SK टेस्ट। और BPSC प्लस UPSC की तैयारी एक साथ जो कर रहे हैं, बिल्कुल UPPCS की तरह कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। कंबाइंड कोर्स भी है और सिर्फ BPSC का भी कंप्लीट कोर्सेज हैं। ये आपको कोड याद रखने होंगे अगर डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स चाहिए। और इनमें से किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। अगर 799 में लेना है तो याद रखेंगे कोड। सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कहता है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। नीचे हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको पढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है दादा भाई नौरोजी formed the East India Association in London in 1866 to discuss Indian question। लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहता है ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक माइंड। और वो वहां पर ब्रिटिश जो लोग हैं उनके दिमाग को, उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे भारत के फेवर में। और इस तरह से आप देखेंगे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले वाले की एक्सप्लेनेशन भी लग रही है, और दोनों जाहिर सी बात है दोनों एकदम करेक्ट हैं। तो इसीलिए इसका सही जवाब है बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। और दादा भाई नौरोजी जो थे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यहां पर इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का समर्थन किया था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि यह बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश लोग जो है भारत को, ब्रिटिश साम्राज्य किस तरह से लूट रहा है, भारतीयों का जो इकोनॉमी है उसको खाली कर रहा है, भारत को उसकी वेल्थ से बिल्कुल वंचित कर रहा है और इंडिया का खजाना लूट रहा है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जो थे आप देखेंगे इस, और 1906 का जो कैलकाटा का सेशन था, 1906 का कैलकाटा का जो सेशन था उसको भी प्रिजाइड किया था कांग्रेस का किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और वीकली लिखते थे, वीकली न्यूज़पेपर लिखते थे दादा भाई नौरोजी। कौन सा? रस्त गोफ्तार। क्यों? क्योंकि रहनुमाई माजियादान सभा बनाई थी किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। SS बंगाली में और नौरोजी फरदून जी ने, जो कि रिलीज करती थी क्या? रस्त गोफ्तार न्यूज़पेपर। Who among the following was the founder of United India Patriotic Association?
यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में होती है। 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में होती है। कौन करते हैं इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना करते हैं। और इनके साथ कौन इनका साथ देता है? कौन इनके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं? तो वो हैं राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खान इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। और यहां पर इसका जो पर्पस होता है वो कांग्रेस के विरोध में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। कांग्रेस आप जानते हैं 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय पर बनी थी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? 1885 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी के विरोध में बनाई थी 1888 में क्या? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है? ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता एस्टैब्लिश होती है कब? 1784 में। 1784 में एस्टैब्लिश होती है, बिल्कुल। रीजन क्या होता है? पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है एशिया और इंडिया को स्टडी करना, रिसर्च करना, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के रिलीजन को, यहाँ की ज्योग्राफी को, हर चीज को स्टडी करना, ताकि ब्रिटिश लोग और ज्यादा अच्छे से शासन चला पाएं। तो 1784 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल सही। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 के अंदर होती है, यह भी सही स्टेटमेंट है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है 1813 में, यह गलत है, 1823 में इसकी स्थापना होती है। और लैंडलॉर्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। 1838 में स्थापना होती है लैंडलॉर्ड एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, दोनों में से कुछ भी नाम बोल दीजिए। 1838 में स्थापना होती है। और भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसकी स्थापना होती है। पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी नहीं, क्योंकि चुनाव तो होते नहीं थे उस वक्त, तो ऑर्गेनाइजेशन, पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसके अंदर आपको भवानी चरण बंदोपाध्याय मिलेंगे। भवानी चरण बंदोपाध्याय प्लस द्वारकानाथ टैगोर जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और दादाजी थे किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के। और साथ ही में आपको इसमें जो मिलेंगे वो है प्रसन्न कुमार टैगोर और राधाकांत देव। इन सभी लोगों ने मिलकर शुरुआत करी थी इंडिया की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। याद रखेंगे, सन, डेट याद रखेंगे, लोग कौन थे वो याद रखेंगे, क्योंकि पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी भारत की लैंडलॉर्ड एसोसिएशन 1838 में बनती है। तो दोनों गलत तरीके से मैच है, तो सी एंड डी इसका सही जवाब है। ठीक है, सी एंड डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या फिर कलकत्ता की स्थापना कौन करते हैं? तो इसकी स्थापना करते हैं विलियम जोन्स। कौन है विलियम जोन्स? वही विलियम जोन्स जिन्होंने हमें यह बताया था कि जस्टिन जो फिलोसोफर हैं, एक ग्रीक फिलोसोफर हैं जस्टिन, इनकी किताब पढ़कर इन्होंने बताया था कि जस्टिन किसी एक व्यक्ति की नाम की बात कर रहे हैं। जस्टिन किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था सैंड्रोकॉटस। तो जस्टिन जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है सैंड्रोकॉटस शब्द, और सैंड्रोकॉटस कौन है ये बात हमें बताई विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने बताया कि सैंड्रोकॉटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सैंड्रोकॉटस एक ही चीज है, ये बात कौन बताता है? विलियम जोन्स। ठीक है, और जॉनथन डंकन आप जानते हैं 1791 में भारत में जब एजुकेशन की शुरुआत होने वाली होती है, तब शुरुआती जो एफर्ट्स थे कि भाई सरकारी
काम करने के लिए आपको सस्ते क्लर्क चाहिए, ऐसे इंडियंस चाहिए जो ब्रिटिश लोगों को साम्राज्य चलाने में भारत में मदद करें। तो 1791 में आपको बनारस बनारस का संस्कृत स्कूल संस्कृत स्कूल बनारस का जो एस्टैब्लिश किया था वो किसने किया था? वो किया था जोनाथन डंकन ने। और वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं? 1781 में मदरसा मदरसा स्थापित करते हैं। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता मदरसा किसने स्थापित किया था? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन कहता है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का नाम हमने सुना है। कब बनी थी? 1838 में। भारत की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल लोगों ने बनाई थी, लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। इसके साथ उस समय की सोसाइटी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में जुड़ती है और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कब होता है ये काम? ये होता है 1851 में। याद रखेंगे इस इक्वेशन को, LA प्लस BBIS इज इक्वल टू BIA, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखेंगे, LA प्लस BBIS इज इक्वल टू BIA, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जुड़ा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से और बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो उसके पहले प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो थे राधाकांत देव। राधाकांत देव नाम सुन के आपको शायद याद आया होगा कि राधाकांत देव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 1830 के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। कौन सी? धर्म सभा एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि राजा राममोहन रॉय की पॉलिसीज का विरोध करती थी। राजा राममोहन रॉय का जो ब्रह्म समाज था उसका विरोध करती थी। सती प्रथा का जो कानून आया था उसका विरोध किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो वीडो रिमैरिज के फेवर में कानून लेकर आए थे, डलहौजी जो कानून लेकर आए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स लगाने पर, उसका भी विरोध किया था किन्होंने? राधाकांत देव की धर्म सभा ने, ठीक है। तो वही राधाकांत देव हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, और जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बनाई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। कब? 1876 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश काल में। कांग्रेस से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पॉलिटिकली और पूरे पैन इंडिया जिसकी प्रेजेंस थी, जैसे कांग्रेस अपने अधिवेशन करती थी, कॉन्फ्रेंसेस करती थी, ऐसे ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी और 1876 में बनी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका नाम था, या तो कहेंगे इसे इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में बनी थी, याद रखेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी? A.O. ह्यूम जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे प्लस एक बॉटनिस्ट थे, प्लस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पक्षियों में दिलचस्पी रखते हैं, पक्षियों में इंटरेस्ट रखते हैं और पक्षियों की स्टडी करते हैं, अलग अलग पक्षियों की, ठीक है। इन 1885 कहता है, इन 1885 which one of the following was not objective of the Indian National Congress as pointed out by W.C. बैनर्जी, ठीक है। W.C. बैनर्जी कौन है? W.C. बैनर्जी पहले प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, ठीक है। कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट हैं
WC बनर्जी, और इन्होंने, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि WC बनर्जी ने कांग्रेस का एक उद्देश्य नहीं बताया है, यानी कि इनमें से कौन सा एक कांग्रेस का उद्देश्य नहीं है? टू प्रमोट द कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग इंडियंस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, देश में एकता की भावना पैदा करना है सभी दोस्तों में, और फीलिंग ऑफ कास्ट एंड रिलीजन बायसेस को निकालना बिल्कुल, और एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी सोशल सब्जेक्ट्स विद फुल कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास। तो क्या कांग्रेस एक सोशल मुद्दों पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि सोशल मुद्दों को छेड़ेगी? तो कांग्रेस का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए सी जो है इसका सही जवाब है। सोशल मुद्दों पर काम करने के लिए ऑलरेडी आप देखेंगे कई समाज सुधारक ऑलरेडी लगे हुए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर फोकस रहना था कांग्रेस का, इसलिए सी इसका सही जवाब है। हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे 1885 के अंदर? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो थे वो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके जनरल सेक्रेटरी बने थे, और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। Who was the Viceroy of India at the time of establishment of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो वायसरॉय कौन हुआ करते थे उस वक्त? उस समय वायसरॉय कौन थे? तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम दोस्तों कि लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय वायसरॉय थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कैनिंग क्यों फेमस है? क्योंकि ये इंडिया के पहले वायसरॉय थे, फर्स्ट वायसरॉय थे। कैसे फर्स्ट वायसरॉय? इनका शासनकाल था 1858 से 1862। आपको याद होगा 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो ये एक बदलाव करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन में। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कर दिया जाता है क्या? वायसरॉय ऑफ इंडिया, वायसरॉय ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इस वक्त कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और जब ये नाम बदला जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसरॉय ऑफ इंडिया तो वो बनते हैं पहले वायसरॉय, और लॉर्ड कैनिंग इसलिए पहले वायसरॉय कहे जाते हैं। लॉर्ड लिटन को आप जानते हैं अच्छे से, क्यों? क्योंकि इनके समय पर आया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, और इनके समय में पहला दिल्ली दरबार भी लगा था 1877। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी रिपील किसने किया था? वो भी लॉर्ड रिपन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग सेशन में आपको इनमें से कौन नहीं दिखेगा? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग सेशन में कौन नहीं दिखेगा? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक्चुअल रीजन एक बार पता है तो दोबारा नहीं भूलेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने 1885 में जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर उसको अटेंड नहीं किया था कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि तब आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, इन्होंने एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की हुई थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा या फिर इंडियन एसोसिएशन। इसका दरअसल इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसकी सेकंड ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यानी कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की खुद की ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। किसके अंदर? कांग्रेस की पहली जो मीटिंग थी, पहला जो कॉन्फ्रेंस था
किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन कहता है हु प्रिजाइडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन किसने प्रिजाइड किया? WC बनर्जी ने, यानी कि WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे। सेकंड सेशन जो प्रिजाइड किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में जो कैलकटा सेशन था, ये दादा भाई नौरोजी ने प्रिजाइड किया था कांग्रेस का, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अ कमिटी वाज सेट अप इन 1889। एक कमिटी का गठन होता है 1889 में टू गेट सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी? कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए 1889 के अंदर एक कमेटी का गठन होता है और उसके चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। कांग्रेस जो पार्टी बनी थी इसके लिए समर्थन लिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस के लिए समर्थन लेने के लिए कमेटी का गठन होता है, याद रखेंगे इसके चेयरमैन कौन बनते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई जाती है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई जाती है, ठीक है। कहां पर बनाई जाती है? लंदन में ये बनाई जाती है। कब? 1889 में। 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई जाती है, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर भी निकालती है, इंडिया के नाम से। वीकली न्यूज़पेपर निकालती है इंडिया के नाम से। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लंदन में कांग्रेस के लिए समर्थन हासिल करे। कांग्रेस जो एक नई पार्टी बनी है इसके लिए समर्थन हासिल करे, कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। और इस कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं वी डिगबाय। तो वी डिगबाय की अध्यक्षता में पहली बार आप देखेंगे कि ये कमेटी बनती है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, लंदन में 1889 में, और वी डिगबाय इसको चेयर करते हैं। इसका जो न्यूज़पेपर निकलता है वो निकलता है इंडिया। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो 1887 के जो मद्रास का सेशन हुआ था उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस को अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में होता है। कौन प्रिजाइड करता है? एक हिंदू प्रिजाइड करते हैं, WC बैनर्जी। दूसरा सेशन 1886 का कलकत्ता में होता है। कौन प्रिजाइड करते हैं? एक पारसी धर्म से, समुदाय से आने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी प्रिजाइड करते हैं। तीसरा सेशन 1887 में मद्रास में होता है और कौन प्रिजाइड करता है? इसको बदरुद्दीन तैयब जी प्रिजाइड करते हैं, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो पूरी तरह से डाइवर्सिटी रखने की कांग्रेस के अंदर भरपूर कोशिश की जाती थी। सिटीज भी अलग अलग चुनी जाती थी ताकि किसी को रीजनल डोमिनेशन ना फील हो, साथ में अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को भी मौका दिया जाता था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आप इस चीज का रेफरेंस मेंस में भी दे सकते हैं कि कैसे कांग्रेस डाइवर्सिटी को इंश्योर करती थी। कभी अगर बात हुई इस तरह से कि प्री इंडिपेंडेंस समय में जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी है उसको, तो उसमें आप कांग्रेस का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या सरोजिनी नायडू पहली प्रेसिडेंट थी, महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? जी बिल्कुल नहीं। सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 1925 में कांग्रेस का सेशन प्रिजाइड किया था। पहली इंडियन महिला थी, ठीक है, लेकिन पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन, ये तो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन, लेकिन फर्स्ट वुमेन जो थी कांग्रेस को प्रिजाइड करने वाली वो थी 1917 में एनी बेसेंट ने पहली महिला बनी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1917 में प्रिजाइड किया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब अगली देखते हैं, कहता है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सही जवाब है ओनली 2, यानी कि ओनली 2।
अगला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला यूरोपियन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया? तो दोस्तों जॉर्ज यूल, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्कॉटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे जॉर्ज यूल, जिनको बनाया जाता है पहला प्रेसिडेंट। यानी कि फिर से डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए आप देखेंगे अलग अलग समुदाय से, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, और एकदम और विदेशी भी हो गए, तो विदेशी लोगों का भी साथ मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कांग्रेस में जॉर्ज यूल जो थे पहले यूरोपियन बने जो कि कांग्रेस को प्रिजाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग दी फॉलोइंग कुड नेवर बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्या लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को प्रिजाइड किया है? बिल्कुल। 1920 का जो स्पेशल सेशन था कैलकाटा यानी कोलकाता का जो स्पेशल सेशन था कांग्रेस का 1920 का, उसको प्रिजाइड किया था लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय आप जानते हैं पहले प्रेसिडेंट थे किसके? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट भी थे। एनी बेसेंट ने बिल्कुल 1917 में प्रिजाइड किया है, ऑलरेडी देख चुके हैं। मोतीलाल नेहरू जो थे यानी कि नेहरू जी के पिताजी, उन्होंने 1919 और 1928 में प्रिजाइड किया है। जिन्होंने नहीं प्रिजाइड किया वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने प्रिजाइड नहीं किया। आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने प्रिजाइड नहीं किया। 1905 के अंदर 1905 में बनारस का सेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है कलकत्ता का सेशन। 1907 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर प्रिजाइड करने की बात हो रही थी कि तिलक प्रिजाइड करेंगे, लेकिन फिर उस पर सहमति नहीं बन पाती है और जो सेशन है वो होता है कहां पर? सूरत में। सूरत में सेशन होता है और सूरत जो है बॉम्बे प्रोविंस में पड़ता था। और बॉम्बे में आप देखेंगे क्योंकि बॉम्बे से ही तिलक आते थे, तो जहां पर सेशन हो रहा है कांग्रेस का और वहां का व्यक्ति, उस प्रोविंस का व्यक्ति वहां पर प्रिजाइड नहीं कर सकता था, ये रूल होता था। इसलिए बॉम्बे से आते थे तिलक और बॉम्बे में हुआ सेशन तो सूरत में हुआ और यहां पर तिलक इसको प्रिजाइड नहीं कर सकते थे। हालांकि तिलक को प्रिजाइड करने की बात पूरी चल रही थी, लेकिन यहां पर तिलक प्रिजाइड नहीं कर पाए और रास बिहारी घोष जो है वो इसे प्रिजाइड करते हैं। और ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1905, 1906, 1907 में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तिलक प्रिजाइड उस समय नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस समय आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चल रहे थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में। क्योंकि इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, और उस समय स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे कि पूरे इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाए, बंगाल के बाहर लेकर जाया जाए, लार्ज स्केल पर बायकॉट किया जाए विदेशी सामान का, लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे। और यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आप देखेंगे 1907 में तिलक प्रिजाइड नहीं कर पाते हैं और रास बिहारी घोष प्रिजाइड करते हैं इस सेशन को। और यहां पर आप देखेंगे कि सूरत में ही 1907 में सूरत स्प्लिट होता है जिसके अंदर फाइनली ये जो डिफरेंसेस चल रहे थे 1905, 1906 से, ये पूरी तरह से सामने आ जाते हैं और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है कांग्रेस। और फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लोगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार काफी ज्यादा हैवीली उनको टारगेट करती है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड द कांग्रेस? ऑलरेडी देख चुके हैं, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को 1925 के अंदर प्रिजाइड किया, कांग्रेस का सेशन। और ये यूपी की गवर्नर भी बनती हैं सबसे पहले, ठीक है, यूपी की गवर्नर भी बनती है। और राजकुमारी अमृत कौर आप देखेंगे आजाद भारत के अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री जो थी, कैबिनेट में एक अकेली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर, जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, ठीक है। 1947 से 51 के इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, उससे पहले जो कैबिनेट चल रही थी आजाद भारत की, उसमें देखेंगे जिसमें कानून मंत्रालय बी आर अम्बेडकर के पास था, होम मिनिस्ट्री सरदार पटेल के पास थी, हेल्थ मिनिस्ट्री
पास थी, किनके पास? राजकुमारी अमृत कौर, जो कि पूरी कैबिनेट में एक अकेली महिला थी। इस चीज को भी याद रखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट? कौन से कांग्रेस के कौन से सेशन में यह बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? यह बात कही थी 1916 के लखनऊ सेशन में। आप जानते हैं लखनऊ सेशन में दो कारणों से ये इंपॉर्टेंट है। एक, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे इनके अंदर समझौता हो गया था, और दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसीलिए 1916 का ये जो सेशन है लखनऊ का, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और क्योंकि इस समय 1916 में ही आप देखेंगे कि तिलक अपनी होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और एनी बेसेंट भी अपनी होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करती है। तिलक होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल यानी कि स्वराज की बात करते हैं, इसीलिए यहां पर कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनको एक बार देखते हैं। कहता है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है इनको यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली महिला थी जिसने कांग्रेस को प्रिजाइड किया, उसकी प्रेसिडेंट बनी नहीं, बिल्कुल हम जानते हैं 1917 में एनी बेसेंट बन चुकी थी। सीआर दास वॉज इन जेल व्हेन ही सर्व्ड द कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस में जब प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका निभा रहे थे सीआर दास, तब सीआर दास जेल में थे, बिल्कुल ये बात सही है। 1922 का जो सेशन है, 1922 का जो सेशन है ये जाना जाता है गया सेशन। यहां पर गया सेशन आपको दिखेगा, 1922 में गया सेशन होता है। ठीक है, 1922 के गया सेशन को प्रिजाइड किया था चित्तरंजन दास सीआर दास ने, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है। तो देश बंधु सीआर दास ने प्रिजाइड किया था 1922 का ये गया का सेशन, और इस समय ये जेल में थे। तो ये जब जेल में थे तो फिर प्रिजाइड कैसे कर रहे थे? तो इनके बिहाफ पर प्रिजाइड किया था इस सेशन को हाकिम अजमल खान ने। हाकिम अजमल खान ने प्रिजाइड किया था इस सेशन को, हाकिम अजमल खान ने इस सेशन को प्रिजाइड किया था किनके बिहाफ पर? सीआर दास के बिहाफ पर। कब? 1922 में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कहता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन टू बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। A.O. ह्यूम प्रेसिडेंट कभी बने ही नहीं, ये जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, शुरुआती समय में जनरल सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट कभी नहीं बने, इसलिए इसका सही जवाब है, यानी कि अगर 1 और 3 को एलिमिनेट कर दें तो 1 वाला एलिमिनेट हो गया, 3 जहां पर है वो भी, तो हमारा 2 और 4। चौथा देखते हैं, कहता है एल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894। ठीक है, एल्फ्रेड वेब जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1894 में। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, सही जवाब है, 2 and 4 आर करेक्ट। कहता है, हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर वॉज इट थॉट और प्लान्ड बाय देम। कहते हैं कि ये बात किसने कही थी? कांग्रेस जो पार्टी है, ना ही ये लोगों के द्वारा बनाई गई है और ना ही इसको किसी तरह से लोगों ने प्लान किया है या लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा था। तो कांग्रेस के ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित आंदोलन है, ना ही लोगों ने उसकी कल्पना की थी। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जानते हैं, इनके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना होती है। सर सैयद अहमद खान, जिसने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कभी की? 1878 में। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट लाते हैं और 1902 में रैले कमीशन कर्जन के समय पर ही आता है। ठीक है, और यंग इंडिया किताब लिखी थी किन्होंने? यंग इंडिया किताब लिखी थी लाला लाजपत राय ने। बुक याद रखेंगे, यंग इंडिया बुक लिखी थी लाला लाजपत राय ने, यंग इंडिया न्यूज़पेपर था महात्मा गांधी का। डिफरेंस को याद रखेंगे। एट द टाइम ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज।
यानी कि हिंदी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकें, इस बात की रिकमेंडेशन किसने दी थी, इस बात का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कि हिंदी भाषा को आप रोमन, जैसे अब हम मैसेज लिखते हैं, मैसेज फोन में टाइप करते हैं हिंदी में, लगभग वैसी ही बात हो रही है। तो ये बात आगे रखी थी किन्होंने? ये बात रखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं 1938 का हरिपुरा सेशन प्रिजाइड किया था। 1939 का त्रिपुरी सेशन भी प्रिजाइड किया था। और यहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में, और यहाँ पर फिर इसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट से बाद में रिजाइन कर देते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं कब? 1939 में। फिर आप जानते हैं, ठीक है, जर्मनी चले जाते हैं, रशिया जाते हैं, रशिया से जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से जापान, सिंगापुर जाते हैं जापानीज सबमरीन में, और फिर आईएनए की कमान संभाल लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। Who among the following had suggested the Indian National Congress should be abolished after the attainment of independence? आज़ादी के बाद कांग्रेस जो पार्टी है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ये बात किसने कही थी? तो बहुत फेमस ये स्टेटमेंट है, आई होप सब ने सुना होगा। महात्मा गांधी देख चुके थे कि कांग्रेस के अंदर बाद के समय में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लग गया था, लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखने लग गए थे, लोगों के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि लोगों के अंदर आप देखेंगे कि ऐसी टेंडेंसीज, काफ़ी प्रवृत्ति आने लग गई थी लोगों के अंदर कि वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने फ़ायदे के लिए नुकसान भी कर रहे थे, और फैक्शनलिज्म, काफ़ी गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कांग्रेस के अंदर भी। तो महात्मा गांधी इस चीज़ को समझ चुके थे और इसीलिए इन्होंने कहा था कि बाद में आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, Which of the following sessions of Indian National Congress was presided over by C. Raghav Chariar? सी विजय राघव चरियर ने कौन से सेशन को प्रिजाइड किया था? ठीक है, कौन से सेशन को प्रिजाइड किया था? ठीक है, सी राघव चरियर ने। ठीक है, तो राघव चरियर ने 1920 का नागपुर जो सेशन था, जिसके अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, उसको प्रिजाइड किया था। और साथ ही में इसके अंदर आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव हुए थे 1920 में। पहला बदलाव कि अब कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग कौन हुआ करेगी? एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी होगी, 15 मेंबर की एक वर्किंग कमेटी होगी, जिसके मेंबर्स इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट किए जाएंगे। कौन करेगा नॉमिनेट? जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा। यानी कि एक नई प्रक्रिया सामने आती है, एक नया तरीके का फंक्शन सामने आता है कि कांग्रेस के मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट 15 लोगों की एक कमेटी बनाएगा और वो लोग कांग्रेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया करेंगे, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी। दूसरा, लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक लाइंस पर प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की कमिटीज बनाई जाएंगी, यानी कि भाषा के आधार पर अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं उसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस में कांग्रेस की कमेटी बनाई जाएगी। और मेंबरशिप की फीस भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे विजय राघव चरियर नागपुर के सेशन को प्रिजाइड करते हैं। लखनऊ का जो सेशन था 1916 का, इसको कौन प्रिजाइड करता है? AC मजूमदार। AC मजूमदार प्रिजाइड करते हैं लखनऊ के 1916 के सेशन को। और गया के सेशन को ऑलरेडी जानते हैं कि कौन? CR दास इसको प्रिजाइड करते हैं। CR दास इसको प्रिजाइड करते हैं 1922 में, और CR दास जेल में थे, और CR दास जब जेल में थे तो उनके बिहाफ पर कौन प्रिजाइड कर रहा था? हाकिम अजमल खान। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। साथ ही में कोई भी डाउट हो तो मेल कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।